वेलकम वेलकम बैक गाइस। देखो, अपना एफआर का रिवीजन सीरीज चल रहा है। तो ये वाला पर्टिकुलर वीडियो इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपना आईसीआई ने इसमें इसका एमटीपी हो। देखो, एक क्वेश्चन है एमटीपी अप्रैल 2021 वाला। एक तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक ऐड हुआ है। देन उसके बाद एक ये मुंबई चैलेंजर्स लिमिटेड वाला केस स्टडी 6। देन नीलाचल गैस रिफाइनरी केस स्टडी 7। उसके बाद हिम लिमिटेड वाला एक क्वेश्चन। तो ये चार क्वेश्चन न्यूली एडेड क्वेश्चंस है। ये वाला वीडियो में हम लोग ये चार क्वेश्चंस को सॉल्व करके चलेंगे। चलो, ये जो एमटीपी अप्रैल वाला क्वेश्चन है, दिस इज अ full length question. This is a full length question. It may come for 16 to 20 marks in exam, right? Let us read the question. Master Creator Private Limited, a subsidiary of a listed company. देखो, a subsidiary of a listed company सुनते ही कान खड़े हो जाने चाहिए। सब्सिडियरी ऑफ अ लिस्टेड कंपनी अगर है तो लिस्टेड कंपनी को तो शेड्यूल 3 एप्लीकेबल है, डिवीजन 2। तो मास्टर क्रिएटर को भी शेड्यूल 3 रिपोर्टिंग एप्लीकेबल है। इज़ एन इंडियन कंपनी टू हुम इंड एज आर एप्लीकेबल फॉलोइंग ड्राफ्ट बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2002। बैलेंस शीट ऑफ मास्टर क्रिएटर लिमिटेड ये एक दिया हुआ है। तो बैलेंस शीट दिया गया है। उसके बाद नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस है, देखेंगे एक एक करके। एंड लास्टली देखो, क्वेश्चन पढ़ने का ये तरीका ऐसा ही होना चाहिए। फर्स्टली आप लोग क्वेश्चन का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो, देन बैलेंस शीट है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो ठीक है, अपने देखेंगे बाद में। रिक्वायरमेंट क्या है? बीइंग फाइनेंस एंड अकाउंट्स मैनेजर, वाओ, फाइनेंस एंड अकाउंट्स मैनेजर, यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द एरर्स एंड मिसस्टेटमेंट्स इफ एनी in the balance sheet of Master Creator Private Limited and prepare corrected balance sheet. Prepare corrected balance sheet with details on the face of the balance sheet. मतलब notes भी दे दो। Okay. After considering the, मतलब नोट्स मतलब क्या बोल रहे हैं, फॉर्मल नोट्स टू अकाउंट्स मत डालो, बैलेंस शीट के साथ वर्किंग दिखा दो। आफ्टर कंसिडरिंग द एडिशनल इंफॉर्मेशन, provide necessary explanations workings for the treated items wherever necessary। तो अपने को करेक्टेड बैलेंस शीट बनाना है। कब का बनाना है? एज ऑन 31 मार्च 2002 में बनाना है। चलो, लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द क्वेश्चन। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो, ऑन 1 अप्रैल 2001, मतलब एक साल पहले, 8% convertible loans with a nominal value of 64 lakh was issued। convertible loan issue हुआ है, ठीक है? तो ये liability है। it is redeemable on 31st March 2005। that means 1 से 2 3 4 5 for 4 years term। redeemable है, at par है, देखो at par है। Alternatively, it may be converted into equity shares on the basis of 100 new shares for each rupees 200 worth rupees of loan। okay, ठीक है? तो नंबर ऑफ शेयर्स अगर कन्वर्ट होगा तो कितना शेयर होगा? 60। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना 64 लाख है क्या पार वैल्यू, डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100, तो 32 लाख शेयर्स इशू कर दिया जाएगा इफ कन्वर्ट्स। एन इक्विवेलेंट लोन विदाउट द कन्वर्जन ऑप्शन। अभी यहाँ पे देखो ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन इज विथ
the holder, hence there is a liability component attached, hence this is classified as a compound financial instrument. ठीक है, तो विदाउट द कन्वर्जन ऑप्शन 10% है, मतलब EIR है अपना 10%. इंटरेस्ट ऑफ 5,12,000 हैज़ ऑलरेडी बीन पेड एंड इंक्लूडेड एज फाइनेंस कॉस्ट. ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू टेबल दिया हुआ है. अपना 8% वाला तो चाहिए नहीं, ये 10% वाला चाहिए. देखो, एज पर इंड एज 32 कोई भी कंपाउंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा ना, उसका दो कंपोनेंट होता है, फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड इक्विटी. जो इक्विटी है उसका कोई रीमेजरमेंट नहीं होता है. दैट इक्विटी विल फॉर्म पार्ट ऑफ अदर इक्विटी. तो और ये जो बाइफर्केशन है, मतलब सेग्रीगेशन अकाउंटिंग अपने को करना है. सेग्रीगेशन अकाउंटिंग करके जो भी फाइनेंशियल लायबिलिटी, देखो फाइनेंशियल लायबिलिटी जो आएगा वो तो ACM मेथड में एक साल बाद का उसका क्या क्लोजिंग बैलेंस है वो अपने कैरी फॉरवर्ड करेंगे. एंड इक्विटी वाला जो कंपोनेंट है वो एज इट इज़ जो डे 1 पे आया था उसी को अदर इक्विटी का पार्ट बना दिया जाएगा. तो यहाँ पे सबसे पहला अपना वर्किंग नोट नंबर 1, कन्वर्टेबल लोन, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सेग्रीगेशन अकाउंटिंग ऑन इनिशियल रिकॉर्डिंग. अभी इनिशियल रिकॉर्डिंग में देखो नेट प्रोसीड्स अपने को कितना मिला है, 64 lakhs मिला है. तो इसमें से लेस करेंगे डेट पोर्शन. डेट पोर्शन में दो कंपोनेंट है, एक तो फेयर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स. तो इंटरेस्ट पेमेंट कितना मिल रहा है यहाँ पे, 64 लाख इंटू 8%, तो 5,12,000. तो यहाँ पे 5,12,000 इंटू क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट 10% इज 3.17. तो आप लोग ये टेबल में से ऐड कर लो. 10% वाला टेबल है 0.91 प्लस 0.83 प्लस 0.75 प्लस 0.68, तो 3.17 आता है. यहाँ पे 3.17 आता है. 3.17 से 5,12,000 को मल्टीप्लाई करने से 1,623,040 अपना अमाउंट आया. नेक्स्ट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल. प्रिंसिपल एट पार होगा, तो इसमें प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ द 4th ईयर लगाएंगे. 4th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6.68, और एट पार हो रहा है तो 64 लाख इंटू 0.68. ये करने से आया 43,52,000. टोटल जोड़ने से अपना टोटल डेट पोर्शन आता है 59,75,040 एंड लेस करने से इक्विटी कंपोनेंट आया 424,960. तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा अदर इक्विटी में. तो अदर इक्विटी में जाएगा, इसका हम लोग इफेक्ट दे देते हैं अदर इक्विटी. अपना बैलेंस शीट कहाँ गया, देखो बैलेंस शीट में जो अदर इक्विटी है 25,150,000, उसमें अपने 424,960 को ऐड कर दिए. एक एडजस्टमेंट अपना हुआ. सो ये वाला यहाँ पे हो गया, राइट. अभी ये जो फाइनेंशियल लायबिलिटी अपना आया, फाइनेंशियल लायबिलिटी पे ACM मेथड अप्लाई होगा. ACM मेथड क्यों अप्लाई होगा आपको तो पता है. एक तो SPPI, स्पेसिफिक पीरियड प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ये वाला अपना सेटिस्फाई होता है. एंड बिजनेस मॉडल इज होल्ड टिल मैच्योरिटी, ये दोनों सेटिस्फाई होता है तो अपने ACM अकाउंटिंग करेंगे. इनिशियल रिकॉर्डिंग में 59,75,040 आया था, उसमें EIR में इंटरेस्ट चार्ज करो 597,504 एंड इंस्टॉलमेंट लेस करो 5,12,000 जो अपना 8% वाला कूपन था. तो क्लोजिंग वैल्यू कितना आया 60,60,544. और यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑलरेडी चार्ज अकाउंटेंट ने गलती से 5,12,000 को चार्ज कर दिया था. तो एडिशनल इंटरेस्ट इन PL कितना जाएगा,
85,504। ये एडिशनल इंटरेस्ट जो है ये पीएल में अपने को एडजस्ट करना होगा। पीएल मतलब अदर इक्विटी में ही जाएगा। खर्चा बढ़ रहा है ना, तो 85,504 को यहाँ से लेस कर दो, ये अपना अदर इक्विटी में गया। ठीक है, अभी ये जो अपना जो फाइनेंशियल लायबिलिटी, यहाँ पे देखो बोरोइंग्स जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है इसका वैल्यू में रेक्टिफिकेशन होगा। 64 लाख तो नहीं होगा, 66,0544। तो अपना वर्किंग आई एम सॉरी गाइस, अपना जो पहला वाला एडिशनल पॉइंट था उसका सारा इफेक्ट दे दिए हैं। एंड दिस वाज द मेजर क्या बोलेंगे उसको, दिस वाज अ मेजर एडजस्टमेंट। आप लोग ऐसा सोच लो, ये वाला एडजस्टमेंट आप लोग एग्जाम में सही से करके आओगे तो 5 मार्क मिल जाएंगे। देन आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव रिकमेंडेड डिविडेंड of rupees 50,000 for the year ending 31st March 2001. However, the same has not yet accounted by the company in its financials. अरे आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड है तो डिविडेंड देखो, देयर वर नो कंडीशंस एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट। डिविडेंड का जो रिकमेंडेशन आया ये अभी तक अप्रूव भी नहीं हुआ है, दिस इज नॉट येट अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। हाउएवर the conditions were not existed on the balance sheet date, so this is a non adjusting event as per Ind AS 10। so ये डिविडेंड का क्या करेंगे, एक डिस्क्लोजर दे देंगे, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, डिस्क्लोजर देना है। तो अपना पॉइंट नंबर 2 हो गया, पॉइंट नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट कमिंग टू पॉइंट नंबर 3, अदर करेंट फाइनेंशियल लायबिलिटीज। अदर करेंट फाइनेंशियल लायबिलिटीज बैलेंस शीट में ढूंढो कहाँ पे है। ये जो करंट लायबिलिटीज है, फाइनेंशियल लायबिलिटीज, अदर फाइनेंस, तो ये अपना हो गया अदर फाइनेंशियल करंट लायबिलिटीज, ये वाला। तो बैलेंस शीट में 200,564 बैलेंस दिख रहा है। तो इसमें कंसिस्ट्स ऑफ, एक तो वेजेस पेएबल है, ठीक है, देन सैलरी पेएबल है, TDS पेएबल है, एंड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन ट्रेड पेएबल्स। तो ट्रेड पेएबल्स को इंटरेस्ट जो एक्रूड हुआ है वो भी तो करंट फाइनेंशियल लायबिलिटी है। फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश, बाकी तीनों केस में वही है। तो वेजेस पेएबल, सैलरी पेएबल एंड इंटरेस्ट एक्रूड, दीज आर करेक्टली क्लासिफाइड। हाउएवर जो TDS पेएबल है, दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्चुअल obligation to pay cash. TDS payable taxes, there is a statutory obligation and hence not a financial liability। तो इसका क्लासिफिकेशन गलत है, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो आप लोग एक बार टोटलिंग मार लो, 21,890 प्लस 61,845 प्लस 81,265 प्लस 35,564, टोटल मारने से अपना बैलेंस शीट वाला फिगर आ जाता है 200,564। तो यहाँ से ये लेस होगा 81,265। तो देखो इसमें से 81,265 लेस किया तो रेक्टिफाइड बैलेंस आ गया। एंड ये वाला जो 81,265 है, दिस इज अदर करंट लायबिलिटीज, एक सेपरेट लाइन आइटम होगा, अदर करंट लायबिलिटीज 81,265 ब्रैकेट में TDS, ये वाला एक एडिशन होगा। तो इतना सारा एडजस्टमेंट नंबर 3 तक अपना हो गया। देन पॉइंट नंबर 4, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग, लैंड, व्हीकल, फैक्ट्री, प्रेमाइसेस। बेसिकली जो अपना पॉइंट नंबर 3 था, दिस इज as per classification, and again point number 4 is also on classification। मतलब ये शेड्यूल 3 वाला कॉन्सेप्ट है, ये भी शेड्यूल 3 वाला कॉन्सेप्ट है। ऊपर वाला जो था वो Ind AS 1 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला था, एंड ये वाला एडजस्टमेंट नंबर 2 अपना था नॉन एडजस्टिंग Ind AS 10 का।
चलो पॉइंट नंबर 4, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग आइटम्स। बिल्डिंग 37, सबका टोटल करो, 37,50,250 प्लस 15,48,150 प्लस 12,37,500 प्लस 20,01,600, तो 85,37,500 टोटल आ रहा है। टोटल आ रहा है 85,37,500। अभी बैलेंस शीट में आते हैं। बैलेंस शीट में 85,37,500 है। तो अभी आगे बढ़ेंगे कि क्या बोल रहा है। तो बिल्डिंग इट इज़ हेल्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में क्या है, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में होता है इसको हम लोग बोलते हैं ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तो ये पीपीई क्लासीफाई होगा इंड एस 16 के हिसाब से, तो ये करेक्टली क्लासीफाइड है, नो इश्यूज इन दैट। देन लैंड इट इज़ हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंड एस 40, a land or building or both when it is held for capital appreciation or earning rental incomes or where no future use is determined। ये तीनों केस में हम लोग उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 40 में क्लासीफाई करेंगे एंड इट इज़ नॉट अ पीपीई। तो देयर विल बी अ सेपरेट लाइन आइटम। तो 1548,150 को लेस करना पड़ेगा पीपीई से। पीपीई से 1548,150 लेस कर दिया, सेपरेट लाइन आइटम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अपने यहाँ पे खड़ा कर दिया। ओके, देन व्हीकल्स 12,37,500 दीज आर यूज्ड एज द कन्वेंस फॉर द एम्प्लॉय, तो ये करेक्टली क्लासीफाइड है, दिस इज अ पीपीई, राइट। अगला पॉइंट है फैक्ट्री प्रेमाइसेस। फैक्ट्री प्रेमाइसेस 20,01,600 रिमार्क्स पढ़ते हैं। The construction was started on 31st March X2 and consequently no depreciation has been charged on it. The construction activities will continue to happen and it will take 2 years to complete and be available for use। तो बेसिकली जो अपना PPE वर्क इन प्रोग्रेस में है उसके लिए अपने उसको PPE में नहीं दिखा, उसको एक अलग सा हेडिंग बना के नॉन करंट एसेट्स के अंदर एक अलग सा लाइन आइटम, मतलब एक सब हेडिंग क्रिएट करते हैं कैपिटल WIP, उसमें दिखाते हैं। तो 20,01,600 को PPE से अपने लेस करेंगे, 20,01,600 यहाँ पे लेस कर दिए एंड अलग सा एक कैपिटल WIP ये अपने यहाँ पे एक सेपरेट हेडिंग क्रिएट कर दिए। तो इतना सारा काम अपन लोगों ने कर लिया। अभी पॉइंट नंबर 5, एडजस्टमेंट नंबर 5, द कंपोजिशन ऑफ अदर करंट फाइनेंशियल एसेट। ये क्या है अदर करंट फाइनेंशियल एसेट? इसमें पहले तो क्वेश्चन पढ़ के टोटल मार लो, 57,720 प्लस 90,000 प्लस 69,650, 217,370 इसका टोटल आता है, 217,370। अभी अदर करंट फाइनेंशियल एसेट, तो बैलेंस शीट में जाते हैं। वेयर इज अदर फाइनेंशियल, ये फाइनेंशियल एसेट, उसके अंदर अदर फाइनेंशियल एसेट। देखो सबसे पहले करंट एसेट, उसके नीचे फाइनेंशियल, उसके नीचे अदर फाइनेंशियल एसेट है 217,370, अपना भी यही आया था क्या? यस। अभी इसका ये भी, दिस पार्ट इज ऑल्सो रिलेट्स टू क्लासिफिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू शेड्यूल 3। मैं सारा एडजस्टमेंट के बगल में लिख दे रहा हूँ, रिलेट्स टू व्हाट? दिस रिलेट्स टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंडेज क्या है 32,109 के हिसाब से। चलो पॉइंट नंबर 5 में इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बैंक डिपॉजिट्स, तो ये तो फाइनेंशियल मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश हुआ, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल एसेट है, दैट इज करेक्टली क्लासिफाइड। देन प्रीपेड एक्सपेंसेस, देखो प्रीपेड एक्सपेंस आप लोगों को हमेशा, ये प्रीपेड एक्सपेंस कौन सा नेचर का है? ये प्रीपेड एक्सपेंस मतलब क्या? ये देखो एसेट नेचर का है, एक्सपेंस प्रीपेड पहले पे कर दिए, बट यहाँ पे देर इज नो राइट टू रिसीव कैश। यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा? यहाँ पे अपने को राइट
टू रिसीव गुड्स और सर्विसेज है ना, कैश नहीं है. सो दिस इज इंड एस 32 के हिसाब से दिस कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ फाइनेंशियल एसेट एंड हेंस इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड अंडर अदर करंट फाइनेंशियल एसेट. तो इसको क्या करना होगा, इसको अदर करंट एसेट करके एक सेपरेट लाइन आइटम में दिखाना पड़ेगा, अदर करंट एसेट. चलो, नेक्स्ट इज रॉयल्टी रिसीवेबल फ्रॉम डीलर्स. रॉयल्टी रिसीवेबल फ्रॉम डीलर्स है, ये भी तो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश हो गया, तो ये दोनों ठीक है. तो 90,000 को लेस करेंगे अपने, तो यहाँ पे ये देखो अदर फाइनेंशियल एसेट, यहाँ से 90,000 को लेस किया एंड अदर करंट एसेट 90,000 अलग सा एक लाइन आइटम बना दिया. ठीक है, ये वाला एडजस्टमेंट डन. अगेन एडजस्टमेंट नंबर 6, करंट इन्वेस्टमेंट्स कंसिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग. ओके, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग विच आर कैरिड एट FVTPL. बता दिया है, नहीं भी बताते, अपने को पता है, वैसे अपने शाने लोग हैं, अपने को पता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ के रखा है. तो हेल्ड टिल मैच्योरिटी नहीं है तो वो ACM अप्लाई नहीं होगा, FVTPL में जाता है. इन्वेस्टमेंट्स वेर परचेज ऑन 1st January 2002 at 55,000 and accordingly are shown at cost as at 31st March. The fair value of said investment is 60,000. सबसे पहले तो देखो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई टैक्स रेट दिया हुआ है क्या? आई डोंट थिंक सो. ये क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं दिया हुआ. तो मैं एक जनरल सा नोट आप लोगों को, ये एक गाइडलाइंस है, जब भी आप लोग फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन करोगे, इफ नो टैक्स रेट is given in question, then no DTA DTL will arise. याद रखना, क्वेश्चन में अगर टैक्स रेट दिया हुआ है तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम DTA DTL. तो क्या हुआ यहाँ पे, FVTPL आइटम है, इनिशियली उसको उस दिन का फेयर वैल्यू में रिकॉर्ड करते हैं एंड जो बैलेंस शीट डेट में उसका सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होता है, दैट इज़ फेयर वैल्यू गेन और लॉसेस. यहाँ पे फेयर वैल्यू गेन हुआ है, फेयर वैल्यू गेन है 5,000 रुपीज़ का. यहाँ पे फेयर वैल्यू चेंजेस है 5,000 रुपीज़, अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा, अपना इन्वेस्टमेंट 5,000 से बढ़ जाएगा एंड PL FVTPL है, ये OCI नहीं होगा. तो PL में अपना देखो ये एंट्री क्या होगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट 5,000 टू PL 5,000. PL में अदर इनकम में चला जाएगा 5. तो ये क्वेश्चन में अपने पास PL करके कुछ दिख नहीं रहा है, तो एक ही दिया है अदर इक्विटी. अदर इक्विटी में आप लोग 5,000 को ऐड कर दो. चलो, और 5,000 को यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ा देना होगा. अगेन ये वाला जो एडजस्टमेंट था ये भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड है. देन एडजस्टमेंट नंबर 7, ट्रेड पेएबल्स एंड ट्रेड रिसीवेबल्स आर ड्यू विद इन 12 मंथ्स. क्या बोलना चाह रहे हैं, ड्यू विद इन 12 मंथ्स मतलब ये करंट में क्लासीफाई होना चाहिए. यहाँ पे अकाउंटेंट ने क्या किया है वो देखते हैं. ट्रेड रिसीवेबल्स को करंट में डाला है और ट्रेड पेएबल्स को भी करंट में डाला है. तो सब कुछ ठीक ठाक तो है क्लासिफिकेशन, तो इसमें नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड. देन एडजस्टमेंट नंबर 8, देयर हैज़ बीन नो चेंजेस इन इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर. चलो ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल कुछ भी अगर चेंजेस नहीं है तो एज इट इज़ अपने उसको अपना नया वाला बैलेंस शीट में डाल देंगे. 10 लाख था तो 10 लाख में ही उसको कैरी कर लेंगे. एडजस्टमेंट नंबर 9, एंटिटी हैज़ द इंटेंशन टू सेट ऑफ अ डेफर्ड टैक्स एसेट अगेंस्ट अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एज दे रिलेट टू इनकम टैक्सेस
levied by the same taxation authority and the entity has a legally enforceable right to set off taxes. यहाँ पे मैंने प्रीवियस वीडियो जो डाला था इंडेस 12 के ऊपर, उसमें एकदम लास्ट पॉइंट यही था, सेट नेटिंग ऑफ। नेटिंग ऑफ कब होता है? व्हेन द एसेट और लायबिलिटी बोथ रिलेट टू द सेम गवर्निंग लॉ। तो यहाँ पे क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलता है एज दे रिलेट टू द इनकम टैक्स, तो सेम गवर्निंग लॉ है, नेटिंग ऑफ हो जाएगा। अभी नेटिंग ऑफ में डीटीए डीटीएल बैलेंस शीट में देखो अकाउंटेंट ने क्या गुल खिला के रखा है। अकाउंटेंट ने यहाँ पे नॉन करंट एसेट में देखो डेफर्ड टैक्स एसेट, यहाँ पे डीटीए उसने एक छोड़ के रखा है, एंड नीचे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डीटीएल कितना है, तो अच्छा यहाँ पे डीटीएल डीटीए से ज़्यादा है तो नेट में अपना डीटीएल दिखेगा, उधर पे ऊपर डीटीए को कैंसिल कर दो, स्ट्राइक ऑफ कर दो। देखो मैंने यहाँ पे कर दिया। देन डीटीएल में नेट कितना आएगा, 474,850 माइनस 254, कितना था वो अमाउंट, 254,150, तो नेट में आया 220,700। तो यहाँ पे नेट में आ गया अपना 220,700 में अपना डेफर्ड टैक्स आया। ओके, नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट नंबर 10। Other equity consists retained earnings only. The opening balance of retained earnings was 2125 as on 1st April। तो अपना जितना भी एंड में आएगा, तो इसमें क्या क्वेश्चन में तो सोकी तो बनाने को बोला नहीं है, तो दिस इज इररेलेवेंट, नो सोकी, hence this data is irrelevant for us। अगर क्वेश्चन बोलता कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाओ, तभी ओपनिंग के साथ चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर करते, फिर वो क्लोजिंग आता, रिकन्सिलिएशन, अभी इसमें तो चाहिए नहीं। देन एडजस्टमेंट नंबर 11, नो डिविडेंड हैज़ बीन एक्चुअली पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर। चलो ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए अच्छा है। Assume that the deferred tax impact, if any, on account of above adjustments is correctly calculated in financials। अच्छा, बोल दिया है कि अकाउंटेंट ने डेफर्ड टैक्स का सारा वो करके ही अपना जो बैलेंस शीट में डीटीए डीटीएल आया था उसमें सब इंक्लूड हो गया। चलो ठीक है, अपना मज़ा हो गया इसमें। तो ये सब करने के बाद अभी लास्ट में हम लोगों को क्या बनाना होगा, दैट इज़ करेक्टेड फाइनेंशियल करेक्टेड बैलेंस शीट। देखो ये वाला बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च करेक्टेड वाला है। तो अपने ये जो बैलेंस शीट बनाते हैं, दिस इज एज पर शेड्यूल 3 डिवीजन 2। तो ये वाला जो बैलेंस शीट है, दिस स्टार्ट्स विद द एसेट्स। एसेट्स में सबसे पहले नॉन करेंट एसेट। तो अभी एक एक करके अपने बैलेंस शीट आइटम्स डालते चलेंगे। नॉन करेंट एसेट में पीपीई था, पीपीई में 85,37,500 माइनस 1548,150 माइनस 20,01,600 करने से 49,87,750 आता है। आ रहा है क्या? करके देखो, 49,87,750। तो ये 49,87,750 यहाँ पे डाल दिया है, 49,87,750 हो गया। अभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और कैपिटल WIP अलग अलग आएगा नॉन करेंट में, वो भी इधर पे अलग से कर दिया। हाँ, तो वो भी आइटम हो गया। चलो उसके बाद अदर फाइनेंशियल। अभी इसके बाद क्या होगा, नॉन करेंट में एक फाइनेंशियल एसेट का हेड होगा, ये अकाउंटेंट ने किया नहीं था, तो फाइनेंशियल एसेट करके एक सब हेडिंग होगा, उसमें आ जाएगा अदर फाइनेंशियल एसेट। अदर फाइनेंशियल एसेट क्या था, सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट का बैलेंस शीट में 462,500 था। यस, 462,500 ले लिया। अदर नॉन करेंट एसेट जो, हाँ यहाँ पे दिस इज अदर नॉन करेंट एसेट एंड दिस इज
कैपिटल एडवांसेस। सो दिस इज करेक्टली क्लासिफाइड 1733 480 था क्या? यस। जो डेफर टैक्स तो होगा नहीं। उसके बाद अपने आ जाते हैं करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में करंट एसेट्स में सबसे पहले आप लोग इन्वेंट्री कर दो। इन्वेंट्री में अपना कोई एडजस्टमेंट था क्या? आई डोंट थिंक सो। सो इन्वेंट्री का अमाउंट एज इट इज़ आ जाएगा 598050। उसके बाद फाइनेंशियल एसेट करना है। फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्टमेंट एंड अदर फाइनेंशियल एसेट आएगा। फाइनेंशियल एसेट में यस, फाइनेंशियल एसेट में देखो इन्वेस्टमेंट आता है। इन्वेस्टमेंट अपना था, उसमें 5000 का अपवर्ड रिवैल्यूएशन होकर 60,000 आया। एंड अदर फाइनेंशियल एसेट का एक आइटम है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ट्रेड रिसीवेबल है। अभी ट्रेड रिसीवेबल में अपने को वो शेड्यूल 3 में एक बाइफर्केशन दिखाना पड़ता है कि ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर्ड गुड, देन इफ देर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क, एंड तीसरा है इफ इट इज़ क्रेडिट इम्पेयर्ड। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन नहीं है ब्रैकेट में। अब आप लोग इसको लिख दो कंसिडर्ड गुड। कंसिडर्ड गुड है तो 7,25,000 अपना ट्रेड रिसीवेबल का आ गया। कहाँ गया ट्रेड रिसीवेबल भाई साहब? यस, हाँ, ट्रेड रिसीवेबल हो गया अपना 7,25,000। देन इन्वेंट्री तो पहले ही कर दिए। अभी इन्वेस्टमेंट 60 हो गया। अदर फाइनेंशियल ऐसे 217,370 माइनस 90,000 करके कितना आता है? 217,370 माइनस 90,000 करने से 127,370 आता है। 127,370 आता है। 127,370 ये आ गया। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस डाल दो। एंड वो जो अदर करंट एसेट यहाँ पे एक क्रिएट हुआ था 90,000, वो भी डाल दो। ये सब का टोटलिंग मारते हैं, अपना एसेट साइड कंप्लीट हो गया 49। ये टोटलिंग देखो आप लोग कर लो, बिकॉज ये रिवीजन वीडियो है, उतना टाइम नहीं है। टोटलिंग मारने से आपका आएगा 124,50,850। उसके बाद अपने चलेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी में। इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहला पार्ट इक्विटी, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी। इक्विटी शेयर कैपिटल आप लोग अदर इक्विटी में ना ऐसे ही इसके यहाँ पे ब्रैकेट डाल के सारा आइटम्स प्लस माइनस करके दिखा दो। मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल में नो चेंजेस 10 लाख। अदर इक्विटी का बैलेंस शीट से अपना एडजस्टमेंट हिसाब करते हैं। अदर इक्विटी का 20 पहले कितना था? 25,00,150 प्लस 424,960 माइनस 85,504 प्लस 5,000। ये करने से अपना आता है 28,44,606। सो 28,44,606 चलो आ गया। इक्विटी ख़त्म हो। देन नॉन करंट लायबिलिटी है। नॉन करंट लायबिलिटी में बोरोइंग्स अपना जो ACM मेथड वाला आया था वो उसको यहाँ पे डाल दिया। कहाँ से आया आप लोग बोलोगे ना? ये वाला भाई वर्किंग जो आया ना, यही क्लोजिंग बैलेंस 60,60,544, तो वही डाल दिए। उसके बाद डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आफ्टर नेटिंग ऑफ 220,700 आया था क्या? आफ्टर नेटिंग ऑफ 220,700, यस 220,700 वो भी डाल दिए। देन देर इज लॉन्ग टर्म प्रोविजंस बैलेंस शीट से देखो। यस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 524,436, तो 524,436 डाल दिया। अभी करंट लायबिलिटीज़ अपना इधर पे बैलेंस शीट में कितना तक हुआ? लॉन्ग टर्म प्रोविजन, उसके बाद करंट लायबिलिटीज़ चालू हुआ। करंट के अंदर फाइनेंशियल लायबिलिटी है। फाइनेंशियल लायबिलिटी सबसे पहले ट्रेड पेबल्स डाल दो 669,180, तो 669,180 डाल दो। से ट्रेड पेबल 669,180। इसके अंदर अदर फाइनेंशियल लायबिलिटी आएगा।
अदर फिनेंशियल लायबिलिटी, हाँ यहाँ पे एडजस्टमेंट था, तो ये करने के बाद अपना अदर फिनेंशियल लायबिलिटी आ रहा है 119299, उसको डाल दो 119299। देन अदर करंट लायबिलिटी एक अलग से क्रिएट हुआ था आफ्टर एडजस्टमेंट, वो अमाउंट कितना था, सारा डेटा बैलेंस शीट में मिल जाएगा। ये था 81265, इसको भी डाल दिया ऑन अकाउंट ऑफ TDS। एंड लास्ट आइटम इज करंट टैक्स लायबिलिटीज 930820, तो ये 930820 पुट कर दिए। बैलेंस शीट अपना लायबिलिटी साइड का हो गया। मैं एक लायबिलिटी का टोटलिंग करके दिखा देता हूँ। 10 lakhs प्लस 28444606 प्लस 6060 544 प्लस 220 700 प्लस 524 436 प्लस 669 180 प्लस 119299 प्लस 81265 प्लस 930820, ये आता है 12450,850। अपना एसेट साइड भी गलती तो कहीं पे हुआ नहीं है, तो टैली होना ही चाहिए। 49,87,750 प्लस 15,48,150 प्लस 20,01 600 प्लस 462,500 प्लस 17,33 480 प्लस 598,050 प्लस 725,000 प्लस 60,000 प्लस 127,370 प्लस 116,950 प्लस 90,000 12450,850 आवर बैलेंस शीट टैलीज। तो उम्मीद करो यार एग्ज़ाम में ऐसा टाइप का कोई क्वेश्चन आए, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आने से ना एकदम मज़ा आ जाएगा। फिर आपको मतलब 16 में से पूरा 16 लेके आ जाओगे, एग्जामिशन सिक्योर हो गया। और कुछ क्वेश्चन है, एक तो मुंबई चैलेंजर्स वाला एक क्वेश्चन है, दिस इज़ जैसा IPL होता है वैसे फ्रेंचाइजी मॉडल का एक क्वेश्चन है, ये करेंगे। देन अपना है ये तो मुंबई चैलेंजर्स चल रहा है। उसके बाद ये एक गैस रिफाइनरी वाला क्वेश्चन है, ये भी ऑलमोस्ट इट इज़ दीज टू क्वेश्चंस आर केस बेस्ड क्वेश्चन, समथिंग लाइक थियरी टाइप इसको। एंड ये हिम लिमिटेड वाला है। ये तीनों क्वेश्चन थियोरेटिकल क्वेश्चन है। इस 3 क्वेश्चन को मैं एक अलग सा सेपरेट वीडियो में, ये तीनों नया क्वेश्चन है, इसको एक अलग सा सेपरेट वीडियो में मैं डाल दूँगा। सो गाइज दिस वाज योर ऐसा टाइप का ये जो क्वेश्चन है ना, जो अभी हम लोगों ने अपन लोगों ने जो सॉल्व किया, दिस इज़ अ फुल लेंथ क्वेश्चन। ऐसा ही टाइप का आप लोग क्वेश्चन शेड्यूल 3 का May 22 अटेम्प्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? बिकॉज ये जो एनालिसिस वाला क्वेश्चन है, ये ना कुछ अटेम्प्ट से आए नहीं है, तो कंपलसरी क्वेश्चन में यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन लाइक दिस। तो ये वाला क्वेश्चन, दिस इज ऑब्वियसली लास्ट रिवीजन LDR क्वेश्चन। एंड ये सब जो PDF है, ये PDF वगैरह मेरा एक जो हर एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप नीचे जाओगे तो there is a link for the notes which is a paid link. You need to subscribe that premium Telegram channel. The fees are very nominal. It is ₹300 per month, so you can very well subscribe to that. And obviously YouTube में आपको अच्छा लगता है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।